हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सेल्फ अमित महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। यकीनियंस कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल चाल है भाई आप सब लोगों के। एक ना दस। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बस बस। गुड मॉर्निंग जी। सर जी टेस्ट होगा क्या। बिल्कुल होगा भाई साहब। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। आज बड़े बरसाए जा रहे हैं। क्या बात है। कंपटीशन कंपटीशन चल रहा है क्या कोई ये। राधे राधे जी। मॉर्निंग। जी बैक टू स्क्वायर वन। वी आर बैक इन अहमदाबाद। इसी कारण आपको देखा देखा सा लग रहा होगा बिल्कुल। ये कौन अंगूठा छाप है जो थम्स डाउन दिखा रहा है बेटा। हैं बेटा, जो तुम्हें सारी दुनिया दिखाती है वो हमें थोड़ा दिखाने की जरूरत है। पूरी दुनिया तो तुम्हें चित्र भी दिखाती है, हैं? वो थोड़ा दिखाओगे हमें तुम। चलिए चलिए चलिए। आ जाए यार। रेडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स टू अटेंड द क्लास। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सिलेक्शन यही कराएंगे, बाकी सब मोह माया है भैया, है ना। एंड यस, देयर इज वन बिग फ्लॉ इन योर प्रिपरेशन एंड इट्स नेम इज बैकलॉग। बैकलॉग जब आ जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉट टुडे। आज बैकलॉग नहीं होगा यार, किसी और दिन होगा, होगा नहीं होगा पता नहीं, बट डेफिनेटली आज बैकलॉग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या करेंगे, लास्ट क्लास का रिवीजन करेंगे, रेडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ेंगे, टेस्ट होगा आपका। और होमवर्क के लिए आज क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि हर एक प्रकार के क्वेश्चंस जो थे होमवर्क के लिए वो सारे दिए जा चुके हैं, सारे दिए जा चुके हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हो गए, एम्स के हो गए, पीवाई क्यूज वो तो मैंने डिस्कस कर लिया अभी। ठीक है, तो सारे नीट के पीवाई क्यूज वगैरह सब कुछ हो चुका है। आइए स्टार्ट करते हैं आज क्लास को विद द टॉपिक नोन एज रिवीजन ऑफ लास्ट क्लास। है ना, यही पढ़ा था जी। क्या लास्ट क्लास में हमने, मेरे ख्याल से एन फैक्टर कैलकुलेशन वगैरह हुई थी। क्या हुआ था, टॉपिक क्या हुआ था लास्ट क्लास में। लेट मी चेक। नीट के पीवाई क्यू से पहले वाली क्लास में। फोर्थ क्लास थी, बैलेंसिंग भी थी। बैलेंसिंग, अच्छा। बैलेंसिंग, ठीक है ठीक। आइए आइए, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन कैसे सीखा था हमने, जल्दी जल्दी बताइए। मान लीजिए बैलेंस करना है, तो क्या बोला था मैंने, भाई इसका एन फैक्टर निकालो, वो इसके मोल्स हैं, इसका एन फैक्टर निकालो, वो इसके मोल्स हैं। क्या इसका एन फैक्टर हमें निकालना आता है। यस सर। सिर्फ मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन इधर भी -2 में है, उधर भी -2 में। मैंगनीज के कितने एटम्स हैं यहां पर, 1। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। यहां पर इसका +3 आएगा, यहां +4 आएगा। ऑक्सीजन में चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन में चेंज आ रहा है। यहां पर कार्बन के कितने एटम्स हैं, 2। मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंगनीज इधर 2 है, 2 मैंगनीज बैलेंस्ड। कार्बन इधर 10 है,
तो सारे एटम बैलेंस हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, ठीक है। अब ऑक्सीजन बैलेंस करना है, यहां पर 8 और यहां पर 20, कितने हो गए 28 ऑक्सीजन। इधर कितने हैं 20 और एक 21, इधर कम है, राइट हैंड साइड में कम है, कितने कम है 7, तो इधर 7H2O डालेंगे, 1H2O पहले था 7 आपने डाला, 8 हो गया। हाइड्रोजन इधर 16 और इधर एक, किधर कम है इधर कम है, कितने कम है 15, तो 15H पॉजिटिव आयन डालेंगे। यही बैलेंसिंग सीखा था, ऐसे ही सीखा था, ऐसे ही सीखा। वॉइस कट रहा है। बच्चे कह रहे हैं वॉइस कट। एक बच्चे कह रहे हैं सर बैलेंसिंग वाला वो भी करा दो, क्या बोलते हैं बेसिक मीडियम वाला भी करा दो। आओ यार बेसिक मीडियम वाला भी करा देते, आ जाओ। फिर 10 मिनट के बाद बोलेंगे सर एक डिस्प्रपोर्शनेशन वाला भी करा दो, तो ऐसा करा देता हूं जिसमें डिस्प्रपोर्शनेशन भी है और बेसिक भी, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां पर H2O आना है, लिखो ना लिखो। इसमें क्या बोला था मैंने, इसका भी डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है, का भी डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है। देखो इसका डिसप्रपोर्शन, क्लोरीन 0 से -1 में जा रहा है और क्लोरीन 0 से +1 में जा रहा है, तो इसको 2 बार लिख लो, 2 बार, एक बार ऑक्सीडेशन के लिए, एक बार रिडक्शन के लिए, बस फिर हो जाओ शुरू। जो इसका एन फैक्टर निकलेगा रिडक्शन वाले का, वो इसका मोल्स होंगे, और जो इसका एन फैक्टर निकलेगा ऑक्सीडेशन वाले का, वो इसके मोल्स होंगे। करो जरा, इसका निकालना एन फैक्टर, निकालना इसका एन फैक्टर। कितने आइटम है यहां पर क्लोरीन के, 2, मॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन, करिए 2 आ जाएगा, बिल्कुल। एन फैक्टर निकालना इसका, एटम्स कितने क्लोरीन के, 2, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन, तो जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, यानी कि यहां पर 2 2 आ जाएंगे, बिल्कुल सर। यहां पर 4 क्लोरीन हो गए, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर 4 क्लोरीन हो गए, तो यहां पर भी 4 आना है, यहां पर भी 4 क्लोरीन हो गए, यहां 4 आना है। सर बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तो हो गया, अब ऑक्सीजन बैलेंस करिए। इधर 4 है, इधर 1 है, यानी कि इधर ऑक्सीजन कम है, कितने 3, तो 3 ऐड कर दो। सर हाइड्रोजन बैलेंस करिए, 6 और 1 7 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं, जिधर हाइड्रोजन है ही नहीं उधर ऐड करूंगा 7H2O, ऑपोजिट साइड में उतने ही OH नेगेटिव आयन, यानी कि इधर ऐड करने हैं 7 OH नेगेटिव आयन। सर OH नेगेटिव आयन पहले था, 7 आपने ऐड किए, तो हो गया। आओ इसको पूरे को लिख लें, 2Cl2 2Cl2 कितना हो गया 4Cl2। सर ये 3H2O और इधर ये 7H2O ये कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ इधर 4H2O बच जाएगा, बहुत बढ़िया। और क्या उधर सर 8OH नेगेटिव, यहां पर 4Cl नेगेटिव, और साथ में और क्या है 4ClO नेगेटिव। सर ये सारे के सारे, ये 4 8 4 4, सर ये सारे के सारे जो हैं वो 4 के टेबल पर क्या हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, तो कर दो 4 से डिवाइड कर दो, क्या बच गया Cl2 प्लस 2OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव प्लस H2O प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है भाई, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, क्या ये बैलेंस्ड है, यस और नो।
ठीक है जी, आपने जैसा बोला सर बैलेंसिंग कर दो आप, एक एसिडिक मीडियम की भी, बेसिक मीडियम की भी, डिस्प्रोपोर्शनेशन वाले की भी, सबकी हो गई है। आइए बात करते हैं रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्या जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स थे, फर्स्ट ग्रुप के, वही लीना की, रब से फरियाद वाले, वो सिर्फ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते थे? सेकंड, सेकंड, अपनी मनमर्जी से टाइप करें। फर्स्ट ग्रुप वालों का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था? +1, ठीक है, वेरिएबल था ही नहीं, चेंज हो ही नहीं सकता था। सेकंड ग्रुप वालों का कितना था? +2, ठीक है। एक जो बात बतानी थी मुझे वो है पी ब्लॉक के बारे में। इसके बारे में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड थर्ड पीरियड ऑनवर्ड। सर हमें तो यही नहीं पता पी ब्लॉक क्या होता है और ये थर्ड पीरियड क्या होता है। मैं आ गया बेटा, आ गया है ना, मैं आ रहा हूं तुम्हारी तरफ बार ग्राफ लेके, है ना, वही वाला बार ग्राफ लिखा हुआ है, बार ग्राफ, यस। फिर इसको पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो एक्सट्रीम लेफ्ट में दो ग्रुप पाए जा रहे हैं, ये एस ब्लॉक वाले हैं, ठीक है, और ये यहां से लेके यहां तक, थर्ड ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक, ये सारे के सारे डी ब्लॉक वाले हैं। ये एफ ब्लॉक वाले हैं, ये नीचे वाली दो लाइंस, और ये पी ब्लॉक वाले हैं। 13 ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक, 13th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप, कम से कम ये तो पता चला, ठीक है। ऐसा कभी किया है क्या? लो भाई, तुम्हारे लिए दो दो लगा लिए हमने माइक, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ब्राइटनेस कम कर दो भाई, इसकी स्क्रीन की ना ब्राइटनेस कम कर दो, कर दो। यश क्या नाम है तुम्हारा? पराग, कहां से करोगे? करना था? हाँ, अब ठीक है भाई, ब्राइटनेस भी कम कर दी है। कुछ और बताओ, कुछ खाना पीना हो, अहमदाबाद में हम लोग कोई ढोकला, फाफड़ा, कुछ और? अब ठीक है, चलो बढ़िया है। तुम लोग खुश रहने चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन का क्या है, सिलेक्शन तो कभी भी हो सकती है, बट तुम्हारा खुश रहना ज्यादा जरूरी है बेटा। आ जाओ, है ना। पीरियड भी बता दे तुम्हें, पीरियड भी बता दे। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको पीरियड बोलते हैं। लाइक हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट पीरियड में है, लिथियम से लेके नियॉन तक ये सेकंड पीरियड में है, सोडियम से लेके आर्गन तक ये थर्ड पीरियड में है, थर्ड पीरियड में, ठीक है। तो बात हो रही है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, यानी कि थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ठीक है, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, ठीक है। क्या करेंगे? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू n-8 से लेके n तक, n-8 से लेके n तक, ठीक है सर। जहां पर n क्या है? n का मतलब है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। 13th ग्रुप वालों में 3 होते हैं, 14th ग्रुप वालों में 4 होते हैं, 15th ग्रुप वालों में 5 होते हैं, 16th ग्रुप वालों में 6 होते हैं, 17th ग्रुप वालों में 7 होते हैं, ठीक है। 18th ग्रुप की बात ही नहीं करनी होती, पता ही है आप सबको, ठीक है। जरा ध्यान से देखना, सुनना, समझना और बताना। इस पे अभी जगह छोड़ी हुई है मैंने। अगर कोई आपसे पूछ ले, अगर कोई आपसे पूछ ले सल्फर का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सल्फर का
रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन, सल्फर होता है 16th ग्रुप में। तो सर इसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10 माइनस कर दो, ग्रुप में से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो बताओ भाई रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। सर एन कितना है? तो एन माइनस, क्या लिखा हुआ था, एन माइनस 8 एन तक। जल्दी से बताओ एन कितना है? 6, 6 माइनस 8 -2 से लेके +6 तक। सल्फर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है? -2। मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है? +6। मिनिमम कितनी शो कर सकता है? -2। मैक्सिमम कितनी शो कर सकता है? सर एक और एग्जांपल करा दो, करा देते। क्लोरीन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, क्लोरीन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। चेक करियो, लैग आया था। अब ठीक है, अब ठीक है। चलिए, क्लोरीन का रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लोरीन 17th ग्रुप में है। क्लोरीन 17th ग्रुप में है, तो आपको पता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यही पे रहा पराग, कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। तो क्या इसका रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गया हम लोगों को? रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज n-8 से लेके n। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होगी। ठीक है, +7 तक। यहीं पर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में दूसरा पॉइंट डाल लीजिएगा। क्या आपको पता है कोई भी एलिमेंट अगर अपनी मैक्सिमम और किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को कम ही अब ठीक है भाई।
चलिए आइए फिर शुरू करते हैं, है ना, हिम्मत मारते हैं यार। अगर कुछ टेक्निकल इशू है, देखो मैं भी बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ उस टेक्निकल इशू से, आप भी कैमरे के उस तरफ हो रहे होंगे, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कभी कभी सिचुएशंस टफ होती हैं, ठीक है। इन टफ सिचुएशंस में ही हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ता है कि शायद आज भगवान टेस्ट ले रहा हो हम सबकी पेशेंस का, है ना, कि यार इन सब लोगों में, इनमें आप भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, मैं भी अपने आप को ऐसा छोड़ नहीं रहा हूं, बिकॉज आई एम ए पार्ट ऑफ द फैमिली नोन एज यकीन 2.0। आज शायद हमारा टेस्ट हो रहा हो सबका कि यार आज ये फ्रस्ट्रेट होके क्लास छोड़ देते हैं या नहीं, ठीक है। वो आप भी छोड़ सकते हैं कैमरे के उस साइड, मैं भी छोड़ सकता हूं, दैट इज एन ईजी ऑप्शन आउट, बट कोशिश मारते हैं, फाइट मारते हैं कि ऐसा ना होने दें। हाँ, अगर लैग इतना ही ज्यादा बढ़ गया कि क्लास बंद ही हो गई, देन इट्स ए डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर, तब तो कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कुछ कर सकते हैं ना मैं कुछ कर सकता हूं। बट आई पर्सनली बिलीव व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग। अगर मुझे दोबारा कोई चीज रिपीट करनी पड़ेगी मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरह की, ठीक है। बट मैं सोच रहा हूं कि क्लास ना छोड़ी जाए। आज वैसे भी दिन एक ऐसा दिन है, मैं आपको बता देता हूं, आज समहाउ आई एम इन ए फिक्स, मतलब कि आज की क्लास शायद होती या ना होती वाली स्थिति में थी। क्यों? क्योंकि आज जो आपका छोटा भाई है जिसका नाम आगाज है, मेरा बड़ा बेटा, ठीक है, आज वो अपने स्कूल गया और स्कूल में उनका वैन होती है ना, वैन जो स्कूल लेके जाती है ना, एंड ऑल दैट, छोड़ने आती है। आज उनकी हड़ताल है अहमदाबाद में, शायद आप में से कोई अगर होगा तो उनको पता भी होगा। तो आज ना उसको कोई लेके जाने वाला था, एंड अभी आपकी क्लास के दौरान ही उसकी 12 बजे छुट्टी हो जाती है, उसको वापस लेके आने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ अथर्व को कहीं लेके जाती हैं तो वहां लेके गई हुई हैं, घर पे भी कोई नहीं है। तो आज घर पे मुझे बोला गया कि भैया यहाँ तो अपने बच्चे देखने हैं या यकीन 2.0 के बच्चे देखने हैं। तो मैंने कहा यकीन 2.0 के बच्चे भी अपने ही बच्चे हैं भाई, ठीक है, एंड यकीन 2.0 में बच्चे ज्यादा हैं एज कंपेयर टू आगाज। आगाज बेचारा एक और तुम लोग सब लोग सारे। तो आज अब पता नहीं उसको कौन लेने जाएगा कौन लेने नहीं जाएगा। हो सकता है जब तक आपकी क्लास खत्म ना हो 12:45 तक वो अपने स्कूल की रिसेप्शन पे ही बैठा रहे, ठीक है, दैट कैन हैपन ऑल्सो, यानी कि फिर मैं 1 बजे पहुंचूंगा, उसको पिक करूंगा, फिर उसको घर लेके आऊंगा, ठीक है। बट आई एम सेक्रीफाइसिंग ऑल दीज थिंग्स बिकॉज ये बातें मैं आपको बताता नहीं, बट आज का दिन थोड़ा स्पेशल हो गया, आपको पता ही है, ड्यू टू सिचुएशंस एंड ऑल, ठीक है। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब कि हिम्मत मारते हैं, फाइट मारते हैं, कोई प्रॉब्लम आएगी मैं दोबारा जो है वो रिपीट कर दूंगा, यही मेरे हाथ में है, ठीक है। ये जो थोड़ा टेक्निकल इशू है ये मेरे हाथ में है ही नहीं, आप भी समझ सकते हैं मैं भी समझ सकता हूं, ठीक है। चलिए आइए आइए, है ना, आपका छोटा भाई आज रिसेप्शन पे वेट कर रहा होगा, बट अपन इधर पढ़ा रहे होंगे क्योंकि तुम लोग भी उतने इंपॉर्टेंट हो जितना आगाज और अथर्व है। आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है और किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज ही कर सकता है, बढ़ा तो सकता नहीं क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम में है, तो डिक्रीज ही हो सकता है। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी यानी कि वो खुद रिड्यूस होगा, तो दूसरे को कैसे क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, यानी कि कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम 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 में है, तो खुद अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा रिड्यूस ही कर सकता है, खुद रिड्यूस होगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। इसका मतलब कैसे काम करेगा? कैसे काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अच्छा, अगर सर रिवर्स, अगर कोई एलिमेंट मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में और किसी के साथ रिएक्ट कर रहा है, मिनिमम में, तो हमेशा अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ही सकता है, बढ़ा ही सकता है, इंक्रीज ही कर सकता है, खुद इंक्रीज करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को रिड्यूस करेगा। तो कैसे काम करेगा? तो कैसे काम करेगा सर? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। और सर अगर एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? इंटरमीडिएट का मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है, तो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी सकता है यानी कि ऑक्सीडाइज हो सकता है, और कम भी कर सकता है यानी कि रिड्यूस भी हो सकता है। तो दोनों तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी, बोथ। पता नहीं भाई, चल ही रहा है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका क्लासिक एग्जांपल आपके सामने लिखा ही हुआ है,
SO2 का, ठीक है। हमें खुद का ही पता नहीं चल रहा कि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल करते हैं, देखिए देखिए देखिए, आप मुझे बताइए SO3 कैसे काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, के दोनों की तरह। सर हमने इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करके देखा, सर वो आया +6। सल्फर का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, वो +6 होता है। जब भी कोई अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो कैसे काम करेगा, सर वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। सर एक और क्वेश्चन, बिल्कुल बिल्कुल, आओ ना। H2S ये कैसे काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग की तरह, रिड्यूसिंग की तरह, के दोनों की तरह। यहां पर पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे, वो आएगा -2। जब भी सल्फर का मिनिमम कितना हो सकता है, -2। कोई भी अगर अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। कैसे काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। सर एक और SO2 के बारे में बताइए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर की मिनिमम -2 होती है, मैक्सिमम +6 होती है। क्या +4 इसके बीच में आता है, इंटरमीडिएट है, इन दोनों के बीच में आता है +4, यस। तो जब भी कोई अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, ठीक है। कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड as well as reducing agent, ठीक। SO3 में यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आना है, क्योंकि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा और खुद रिड्यूस होगा। ये देखिए, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैक्सिमम में ऑक्सीडाइजिंग, मिनिमम में रिड्यूसिंग, इंटरमीडिएट में दोनों ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। चलिए क्वेश्चन करिए, खुद बताइए इसका आंसर पोल में। वो ऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकती, ये 14th ग्रुप में होता है, 14th ग्रुप में कार्बन, ये 17th ग्रुप में होता है क्लोरीन, ये भी 15th ग्रुप में होता है, और ये सल्फर 16th ग्रुप में। सल्फर 16th में है, नाइट्रोजन 15th में है, ये 17th में है, और ये 14th। जल्दी से इसका आंसर बताइए सर, आंसर बताइए। कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। सर जो कार्बन है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, मैक्सिमम जो मैक्सिमम है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग की तरह काम नहीं कर सकता है ना। कार्बन की मैक्सिमम कितनी होगी, +4, ठीक। ये इंटरमीडिएट है, इस क्लोरीन की मिनिमम होती है -1, मैक्सिमम होती है +7, इंटरमीडिएट है, तो कर सकता है दोनों की तरह, ऑक्सीडाइजिंग भी और रिड्यूसिंग भी। नाइट्रोजन की भी मिनिमम होती है -3, मैक्सिमम होती है +5, 15th ग्रुप में है ना, तो ये इंटरमीडिएट में है, दोनों काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों की तरह। ये भी इसकी मिनिमम होती है -2, मैक्सिमम होती है +6, +4, इंटरमीडिएट है, दोनों की तरह काम कर सकते हैं। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। 75% बच्चों का सही है। आइए जी बात करेंगे हम अब रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में, बट रेडॉक्स टाइट्रेशन को शुरू करने से पहले समझते हैं टाइट्रेशन किसे बोलते हैं। सर हम लोग क्लास 12th पढ़ के आए हैं, इतना तो मतलब पता ही है, बट चलिए कोई बात नहीं। टाइट्रेशन में क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक होता है ब्यूरेट, इसके अंदर एक केमिकल डाला जाता है,
ब्यूरेट के अंदर कोई केमिकल डाला जाता है, और एक ये जो भी बोलोगे आप, कंटेनर कह लो, फनल कह लो, फ्लास्क कह लो, इसके अंदर कोई दूसरा केमिकल डाला जाता है। जैसे ही आप इस ब्यूरेट में से इसको ऑन करोगे, ये केमिकल नीचे गिरेगा और ये दोनों आपस में रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस। तब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाएंगे, तब दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तब उस समय हम इस नॉब को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। सर इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब क्या है? अरे यार, इसमें मान लो ए है, इसमें मान लो बी है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट ए के रिएक्ट करेंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे, ठीक है। इसके ग्राम इक्विवेलेंट, ये जो ब्यूरेट में होता है, इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमें नोन होते हैं। नोन का मतलब पता होते हैं, पता होते हैं। इसकी मोलारिटी पता होगी, इसकी जितनी वॉल्यूम लगी है वो पता होगी, ये पता होते हैं, पता होते हैं। और इसके ग्राम इक्विवेलेंट हमें अननोन होते हैं, अननोन होते हैं, अननोन होते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट पे दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाते हैं, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो जाते हैं। यानी कि अगर इसके ग्राम इक्विवेलेंट 2 लगे हैं तो इसके भी 2 हो जाएंगे, इसके 3 लगे हैं तो इसके भी 3 हो जाएंगे, इसके 5 लगे हैं तो इसके भी 5 हो जाएंगे, इसका 1 लगा है तो इसके भी 1 हो जाएंगे। बताओ भाई, क्या इसके ग्राम इक्विवेलेंट जिसके अननोन थे क्या वो नॉन हो गए? हाँ सर, ये तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंसी है। सर स्कूल में प्रैक्टिकल में भी किया था, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। जब तक लाइट पिंक कलर नहीं आ जाता है ना, तब तक करते रहो। बट कहीं ऐसे भी महारथी होते थे जिनको इनिशियल वॉल्यूम ही नहीं पता होती थी इसकी, तो फिर तो टॉपिक डाल रखा है रेडॉक्स टाइट्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय रेडॉक्स टाइट्रेशन? अरे भाई, इन दोनों में से एक का ऑक्सीडेशन होगा, दूसरे का रिडक्शन होगा। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसका रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा। इसको बोल देंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन। सर ये भी ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ये भी प्रॉब्लम खत्म हो गई। आइए अब पढ़ेंगे हम रेडॉक्स टाइट्रेशन में सबसे पहला है पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। क्या इस लाइन का मतलब समझ आया? यस सर, पोटेशियम डाइक्रोमेट अगर कोई लैग आए करे ना तो 5, 7, 10 सेकंड थोड़ा सा सबर कर गया करिए, थोड़ा सा सबर, फिर उसके बाद लिखिए कि लैग आया, क्योंकि 5, 7, 10 सेकंड में अपने आप सही हो ही जाएगा। ठीक है सर, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्लियर, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा बच्चे लैग लिखने लगे, ठीक हो जाए तो उतनी ही जल्दी लिख दिया करो सर, ऑल क्लियर, 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 या यस लिख दिया करो, ठीक है, ताकि हम आगे बढ़े। आइए आइए आइए, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूँ इस टॉपिक को दोबारा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैं फिर वही बोल रहा हूँ, मैंने अभी ना अपने इंस्टाग्राम पे अपनी एक डायरी जो मैं अपने कॉलेज टाइम पे लिखा करता था, जस्ट टू कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड, क्योंकि उस समय हालात जिंदगी के बहुत खराब थे, बहुत का मतलब बहुत, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा चल रही थी, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए मैंने एक अपनी डायरी बना रखी थी जिसमें मैं कोट्स लिखा करता था बहुत फेमस पर्सन्स की। तो मैंने उसमें से ये एक लाइन जो है मैं आपको अभी भी बोलता हूँ, शायद आपने यकीन 2.0 में आप जब से शुरू हुआ है तब से, क्या कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, है ना। ये एक कोट ऐसी चीज है जो मतलब कि कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से हम अपने पास रखते आए हैं, और मुझे मैं इसमें बिलीव भी करता हूँ कि जब बहुत ज्यादा मुश्किल सिचुएशन आ जाती है तभी काम करना वही मैटर करता है सबसे ज्यादा, है ना। आज सारे जाने रेगुलर क्लास ले रहे हैं, बैच के एंड तक जो टिका रहेगा ना, तब बड़ी टफ सिचुएशन होगी, सिलेक्शन उसी का होता है। चलिए आइए टॉपिक पर वापस चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में। मतलब समझाते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का तो मतलब समझ आ गया, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या होगा, रिड्यूस। और मीडियम कौन सा है? एसिडिक। एसिडिक मीडियम में ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है। अच्छा, खुद रिड्यूस होके क्या बनाएगा? देखो पोटेशियम डाइक्रोमेट का मैंने डाइक्रोमेट आयन लिख दिया यहां पे, डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमियम आयन में। क्या हमें इसका एन फैक्टर निकालना आता है? हाँ सर, बिल्कुल निकालना आता है। क्रोमियम के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर
माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। इसका एन फैक्टर कितना आया 6। इसका मतलब डाइक्रोमेट आयन जब क्रोमियम आयन में कन्वर्ट होगा कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा सर 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट टाइट्रेशन में इंडिकेटर कौन यूज होता है K3FeCN6 या डाइफिनाइलअमीन। सर पहली बात इंडिकेटर होता क्या, इंडिकेटर होता क्या, अरे यार टाइट्रेशन करते करते देखो देखो मैं तुम्हारी क्लास के जो लड़के हैं उनका एग्जांपल देता हूं, ठीक है, मेन विल बी मैन, है ना, ये किसी भी शहर में हो दुनिया के सारे एक जैसे ही होते, हम सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। लड़कियां अलग अलग प्रकार की होती हैं, लड़के सेम होते हैं, जैसे क्या, ठीक है। मेरा दोस्त एक बार क्या कर रहा था, टाइट्रेशन कर रहा था, ठीक है। टाइट्रेशन करते करते ही, है ना, और मैं ध्यान दे रहा हूं कि वो जो कलर जो है वो लाइट पिंक हो जाए तो नॉब बंद करनी है, ठीक है। मैं कोई रीडिंग वीडिंग लिखने लगा, बाबूजी के सामने आंखों के सामने क्या हुआ वो देखो जरा, ठीक है, क्या हुआ आंखों के सामने क्या हुआ, सामने से उसे कोई आती हुई, ठीक है, कोई दिखी, लड़की दिखी, है ना, बस इधर टाइट्रेशन चल रही है, बाबूजी उसको अपनी आंखों से जब तक वो अपनी सीट पे बैठ भी नहीं गई तब तक उसको छोड़ के आ रहे हैं कि रास्ते में उसे कोई कुछ कहे ना, ठीक है। इतनी देर में टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई, वो लाइट पिंक की जगह हॉट पिंक कलर आ गया था, जिसको देखते ही, है ना, हमारे टीचर ने उसके गालों पे भी हॉट पिंक कलर जो है वो रसीद कर दिया। क्या समझ गए आप, समझ गए, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि टाइट्रेशन हो गई है कंप्लीट, कैसे पता चलेगा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, उसको बताने के लिए ही क्या डाला जाता है, इंडिकेटर डाला जाता है, ठीक है, इंडिकेटर कि भैया जी अब ये नॉब बंद कर दीजिए, है ना, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम हो गए हैं। इंडिकेटर क्या कर देगा, इसका कलर चेंज कर देगा, ठीक है। तो कौन सा इंडिकेटर यूज होता है, एक तो K3FeCN6 या डाइफिनाइलअमीन। यस, men will be men। इतनी बात तो पता चल गई कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओ पाजी ये दूसरों को क्या कर देता, ऑक्सीडाइज, और खुद क्या हो जाता है, ओ जी ये हो जाता है रिड्यूस। ओहो अच्छा, और रिड्यूस होके क्या बनाता है पहले ये बता। ओ पाजी ये बनाता है क्रोमियम आयन और पानी रे, खारे पानी रे। ये कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, वो एन फैक्टर पूछ रहे हो इसका, हाँ जी 6 होता है फिर, बढ़िया जी बढ़िया। ओ जी और एक बात बताओ, ये किन को ऑक्सीडाइज करता है, ऑल क्लियर, चलिए मैं रिपीट कर देता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है। ये खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस, और दूसरों को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। सर ये किन को ऑक्सीडाइज करता है, एक वर्ड याद रखना, इसी से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग यहीं पर कंप्लीट कर लेंगे। वर्ड का नाम है फ्यूजन। क्या नाम है, फ्यूजन में जो कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए उनका मतलब है, स्मॉल लेटर वालों का कोई भी मतलब नहीं है। एफ का मतलब क्या है, ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देंगे, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव, ठीक। नेक्स्ट ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेनस को पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, स्टेनस किसे बोलते हैं, टैनिक किसे बोलते हैं। वैसे तो पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें 9th-10th में सीख लेते हैं, बट नहीं सीखा तो मैं बैठा हूं बताने के लिए। टैनस को टैनिक में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, सल्फाइट को सल्फेट में। सर ये सल्फाइट क्या होता है, ये होता है बेटा SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव। अगले वाला SO2 को भी सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, SO2 को भी सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है सर। नेक्स्ट H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में कन्वर्ट कर देता है।
आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है। आयोडाइड होता है आई नेगेटिव, को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ओ का मतलब है ऑक्सालेट को, किसको? ऑक्सालेट को, ऑक्सालेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। पता है ऑक्सालेट आयन किसे बोलते हैं? सर इसे बोलते हैं। ऑक्सालेट आयन को कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। एंड द लास्ट वन इज, क्या नाम है इसका? नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। सिर्फ एक वर्ड याद रखेंगे, दैट इज फ्यूजन। उससे पोटेशियम डाइक्रोमेट की सारी रिएक्शंस जो कि आपको डी एंड एफ ब्लॉक में याद करनी थी, वो सारी की सारी यहीं पे हो जाएंगी यार, सारी की सारी रिडॉक्स में हो जाएंगी। ठीक है, फिर SO2 को क्या बोलते हैं सर? सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं बेटा। वैसे तो इन सब के एन फैक्टर आपको निकालने आते हैं, सबके एन फैक्टर आपको निकालने आते हैं। फिर भी याद करने के लिए मैंने इसके ऊपर ही लिख देता हूं, मैं इसके ऊपर ही लिख देता हूं मैं आपको एन फैक्टर का आएगा 1 2 2 2 2 1 2 2। आप कहो कि सर, आप कहो बस कि सर किसका एन फैक्टर निकालना है, किसका निकालना बताओ? इसका, 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 इसका। वैसे तो देखो सबका एन फैक्टर आपको निकालना आता है, ठीक है, बट मैंने कहा कि अगर पेपर में मतलब कि अगर हमें एन फैक्टर निकालने से भी टाइम हमारा बच सके तो हमें बचा लेना चाहिए। नहीं सर प्रूफ करके दिखाओ कि सल्फाइड से सल्फेट जाएगा तो एन फैक्टर 2 आएगा। बेटा अगर आप ऐसी बातें आप मुझसे करेंगे तो दैट शोज कि आप कॉपी रिवाइजन से आपका कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी आपने कहा है तो मैं करके दिखा देता हूं। सर यू का क्या होगा? बेटा बोला तो था जो स्मॉल लेटर्स में लिखे उनका कोई मतलब नहीं है, कैपिटल लेटर वालों का मतलब है। सल्फर यहां पर +4 में आएगा, सल्फर यहां पर +6 में आएगा। एन फैक्टर निकालो। सल्फर के कितने एटम्स हैं यहां पर? 1 बॉन्ड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला आ गया कि नहीं? 2 आ गया कि नहीं? 2 आ गया। 2 सर एक और, आयोडाइड से आयोडीन में जा रहा है, इसका एन फैक्टर 1 कैसे आएगा? पहले आयोडीन के यहां पर एटम्स बताओ। 1 मॉड, पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला। हाँ सर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल। अब आप देखो हम कैसे इस MIT को यूज करेंगे और हम क्या क्या नहीं कर सकते, इससे क्या क्या नहीं कर सकते। देखो याद रखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट फ्यूजन करता है, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, SO2 को सल्फेट में, H2S को सल्फर में, आयोडेट को आयोडीन में, ऑक्सालेट को CO2 में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमियम 3 पॉजिटिव में और H2O में, एसिडिक मीडियम में, एसिडिक में। अब देखो 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 कैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, हम क्या कर सकते हैं वो देखो जरा। मान लो पेपर में ऐसा आ गया क्वेश्चन, ऐसा Cr2O7 2 नेगेटिव। अब देखो जरा बैलेंसिंग कितनी फास्ट होगी। एसिडिक मीडियम में फेरस के साथ, बस ऐसे ही छोड़ दिया, बस ऐसे ही छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। आपसे बोला रिएक्शन बैलेंस भी करो, ठीक है, और उसके बाद इसको नहीं, पहले प्रोडक्ट लिखो इसके, फिर बैलेंस करो। कितने काम हो गए? प्रोडक्ट लिखो और बैलेंस करो। अब जरा देखो जरा, हमने जो MIT सीखा उससे क्या यूज कर सकते हैं? डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में फ्यूजन करता है, यानी कि फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और खुद किस में कन्वर्ट होगा? हमेशा Cr3 पॉजिटिव और H2O में, Cr3 पॉजिटिव और H2O में। सर बैलेंस करो, बैलेंस। क्या इसका एन फैक्टर मैंने 6 बताया था, इसका एन फैक्टर 1 बताया था। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स है। बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्रोमियम इधर 2 है, लो सर ये बैलेंस हो गया। क्रोमियम F इधर 6 है, लो भाई बैलेंस हो गया। सर ऑक्सीजन बैलेंस करो, ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर 1 है, लो सर 7H2O। हाइड्रोजन सर इधर 14 है, इधर 1 है, लो भाई 14।
लो भाई, कितना टाइम लगा, प्रोडक्ट भी लिख लिया, बैलेंस भी कर लिया, प्रोडक्ट भी लिख लिया, बैलेंस भी कर लिया। सोचो, दो दो काम थे भाई। प्रोडक्ट लिखना काम था इनऑर्गेनिक का, मैंने यहीं पे करा दिया आपको, ठीक है। बैलेंस वो भी हमने पता नहीं 3 दिनों से वही कर रहे हैं, बैलेंस ही कर रहे हैं। एक और करेंगे, एक और करेंगे, चलिए आइए। नाइट्राइट आयन आपको ऐसे ही छोड़ दिया। 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें, क्या, एक तो प्रोडक्ट लिखो बैलेंस करो, प्रोडक्ट लिखो बैलेंस करो। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फ्यूजन करता है। फ्यूजन में एन क्या था, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता था, और खुद किस में कन्वर्ट होगा हमेशा, Cr3 पॉजिटिव और H2, Cr3 पॉजिटिव और H2। इसका इनफैक्टर 6 था, वो इसके मोल्स होंगे। इसका इनफैक्टर 2 था, वो इसके मोल्स होंगे। क्रोमियम कितने हो गए, 4, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितने हो गए, 6। सर ऑक्सीजन बैलेंस करो, 14 और 12 26 है, याद रखना। 18 और 1 19 है सर, इधर 7 कम है तो 7 H2O डाल दो, लो सर 8 H2 हो गए। हाइड्रोजन इधर 16, इधर 1, लो भाई बैलेंस हो गया, बैलेंस। नहीं नहीं सर, ये 2 6 6 6 4 8 ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो कर लो 2 से डिवाइड, उसमें क्या है। बैलेंस तो ये भी है और ये भी है, ऐसा थोड़ा ये बैलेंस नहीं है। अरे ऐसा थोड़ा है कि ऊपर वाला बैलेंस नहीं है, बट हाँ ये नीचे वाला लिखेंगे तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है, बस इतना ही है जी। बताओ भाई कितना टाइम लगा बैलेंस करने में और प्रोडक्ट लिखने में। क्या ये सबको क्लियर है। यस के लिए सिर्फ वाई लिखें, नो के लिए सिर्फ एन लिखें, ठीक है। अब देखिए चैट बॉक्स में, यस के लिए सिर्फ वाई, नो के लिए सिर्फ एन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया जी। कोई भी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट एक ही है, एक सिंगल कॉन्सेप्ट, सिंगल सिंगल सिंगल, दैट इज कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसका, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, लगाना क्या है हमें, यहीं कहीं कहीं पे लिख लेना, आपके पास जगह होगी तो नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाना है। अब ये मत कह देना कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है, सीधा बेटा मेरा दिल और तुम्हारी हड्डियां इकट्ठे टूटेंगी, ठीक है। मान लो ये आ गया फेरस और ये आ गया पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट और SO2 आ गया, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट आयोडीन आ गया, इसके ग्राम इक्विवेलेंट इसके ग्राम इक्विवेलेंट सेम होंगे, ठीक है। यही था लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, बिल्कुल जी बिल्कुल। हर एक क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल का होगा उसका आंसर जो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से ही आएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वॉल्यूम निकालिए 0.1 मोलर K2Cr27 का, इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, जो रिएक्ट करेगी 3 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट, 3 मोल्स ऑफ फेरस सल्फेट। क्या मैंने अभी अभी बोला, जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट फेरस सल्फेट के। क्या ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के 4 फॉर्मूले याद हैं, वी इन वैन विद वुमेन एंड मैन, बिल्कुल सर बिल्कुल। बताओ फिर यहां पर कौन सा लगेगा, सर यहां पर वुमेन लगेगा, कैसे पता चला, अरे वॉल्यूम पूछी हुई है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम पूछी हुई है, मोलैरिटी दे रखी है। अब ये तो नहीं बोलोगे कि इसका एन फैक्टर आपने 6 कैसे लिख लिया, अब ये तो नहीं बोलोगे पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में हमेशा उसका एन फैक्टर 6 ही आता है सर, 6 ही आता है, ठीक है सर, ठीक है। और इसके ग्राम सर यहां पर मोल्स दे रखे हैं, मोल, सर यहां पर मैन लगेगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स इंटू एन फैक्टर, मोल्स कितने हैं 3, फिर इसका एन फैक्टर, ध्यान से देखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ फेरस आयन के साथ रिएक्ट करता है, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, सल्फेट को कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। SO2 को सल्फेट में कन्वर्ट करता है, सल्फाइड को सल्फेट में कुछ कन्वर्ट करता है, सल्फेट को कुछ नहीं करता, सल्फेट को। जब फेरस से फेरिक जाएगा एन फैक्टर कितना आएगा, सर 1 आएगा, 1, तो यहां पर लिख दो। क्या आंसर आ गया है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 0.2,
सर 10/2 हो जाएगा सर, 5 लीटर आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। समझ आया इसका एन फैक्टर 1 कैसे लिखा? ये फेरस को, पोटेशियम डाइक्रोमेट फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, सल्फेट को कुछ नहीं करता। सल्फेट रिएक्टेंट में भी होगा, प्रोडक्ट में भी होगा, कैंसल आउट हो जाएगा। सल्फेट को कुछ नहीं करता। सर एक और क्वेश्चन, बिल्कुल जी बिल्कुल, आओ। कितने मोल्स लगेंगे स्टेनस आयन के जो रिएक्ट करेंगे 5 लीटर ऑफ 2 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में? सर फिर वही लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगना है, जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट आयन के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट स्टेनस आयन के। इसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सर वोबेल लगेगा। मैंने कहा कैसे? सर वॉल्यूम इंटू मोलारिटी इंटू एन फैक्टर। वॉल्यूम, मोलारिटी, एन फैक्टर कितना था इसका? सर इसके मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो सर इसका मैन लगेगा, क्योंकि मोल्स फाइंड आउट करने हैं, इंटू एन फैक्टर। याद है पोटेशियम डाइक्रोमेट स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट कर देता था, इसका एन फैक्टर 2 आया था सर, 2 आया था। क्या ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा? क्या मोल्स 30 आ गए? 30 30 30 30 30 30। ठीक है, डाउट्स चेक करिए। ओ पाजी आइए डाउट्स चेक कर लेते हैं जी। समझे समझ में नहीं आया सर। निशात फातिमा, क्या समझना है इसमें, ये भी तो बता दो मेरे को। ये समझना क्या था? डाइक्रोमेट में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता, उससे अगले पेज में बताया तो है सब कुछ करके दिखाया। तो मेरा दीदी जो भी हो, दीदी भैया आप जो भी हैं, ये समझाया तो किसी को तो समझाया, किसी को तो समझाया। और मैंने अपने घर से किसी और चीज को थोड़ा समझाया कि फ्यूजन में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ये रिएक्शन कैसे पता चला आपको? सर आस्था जी का अच्छा क्वेश्चन है। कह रही आपको कैसे पता चला? एक्चुअली मुझे नहीं पता चला था, पता तो साइंटिस्ट को ही चला था। उन्होंने किताबों में लिख दिया, फिर किताबों से मैंने कर लिया, ठीक है, फिर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। या अच्छा साइंटिस्ट को कैसे पता? उन्होंने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, नाइट्राइट आयन डाल के देखा पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ, उसने नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो उनको वहां से पता चला, उन्होंने किताबों में छापा, रिसर्च पेपर छपे, फिर वहां से किताबें छपी, फिर किताबों को मैंने पढ़ा, फिर किताब पढ़ के मैं आपको बता रहा हूं। ये बातें आपको भी पता होती अगर आपने भी कभी कोई किताब पढ़ी होती। हाँ चलिए आइए आगे और देखते हैं कैसे पता चला कि मीडियम एसिडिक है। देखो देवेश, अच्छे सारे बच्चे बहुत बढ़िया बढ़िया, एकदम टॉप लेवल क्वेश्चन। ओ बिल्कुल बेटा, मैं सिर्फ नीट के लिए पढ़ा रहा हूं तुम्हें, क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम जेई एडवांस के। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? पैसे भी फिर जेई एडवांस वाले लूंगा मैं, ठीक है। ये देखो बेटा, मुझे ऐसे पता चला, ये एसिड नाम की एक जो चीज होती है ना, वो H पॉजिटिव आयन देती है, ठीक है। तो मुझे यहां से पता चला मीडियम एसिडिक है, ठीक है। देखो नैन्सी ने भी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या एक फिर से बता दीजिए सेकंड वाला, एक फिर से कौन सा है? नैन्सी, हेलो नैन्सी, हेलो नैन्सी, खत्म, टाटा बाय बाय नैन्सी, इतनी जल्दी? दोबारा देख लेते हैं। आपने जो सेकंड केस बताया जिसमें बिना बैलेंस किए एन फैक्टर कैलकुलेट नहीं होता, उसको कैसे बैलेंस करें? अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा यार अंकित, अच्छा क्वेश्चन बोल, ये सही में बढ़िया क्वेश्चन है, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब आपने सेकंड केस बताया था जिसमें बिना बैलेंस किए कैलकुलेट, उसको कैसे बैलेंस करें? आ जा यार अंकित, है अंकित, ये पेज खुल ही नहीं रहा। अच्छा नैन्सी की गलती नहीं है, पेज ही नहीं खुल रहा। चलिए तो कोई बात नहीं। आइए, अंकित का क्वेश्चन क्या था? अबे ये कहां मर गया? अच्छा ये खुला हुआ था पेज, इस कारण बाकी पेज नहीं खुल रहे थे। ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे एन फैक्टर कैसे निकालें? भैया तुम्हारे यहां, तुम्हारे गांव में, शहर में, प्रदेश में और देश में
क्या कोई रिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती? रिवीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। अंकित का क्वेश्चन था, कहां गया? मैं बता देता हूं क्योंकि उसका अच्छा क्वेश्चन था तो क्लास में डाउट लेना भी चाहिए। L3 H2 और C। इसने बोला कि सर इसका जब एन फैक्टर निकालना होता था ना तब आपको बैलेंसिंग करनी ही पड़ती थी, तो मुझे बताओ कैसे करेंगे? अरे यार सबसे पहले तो वही कर ले, बैलेंस किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ वो पता चल गया। हाँ सर पता चल गया, वो तो ऑक्सीडेशन नंबर से पता चल जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। क्या तुझे यहां पर HCl दो प्रकार के नजर आ रहे हैं? दो प्रकार के, हाँ सर दो प्रकार के नजर आ रहे हैं। एक जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो ही नहीं रहा, और एक जिनमें चेंज हो रहा है। तो ऐसा कर ले फिर, इसको भी 2 बार लिख ले। तो क्या लिख लेगा भाई? 2 बार लिख लिया सर, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा क्वेश्चन बेटा अंकित शायद नाम था आपका, बट आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसी कारण मैं आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करता हूं और देखो मैं टाइम भी लगा रहा हूं उसके ऊपर। 2 बार लिख लिया। ये वो HCl है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और ये वो है ऑक्सीडेशन नंबर नॉट चेंज वाला, नॉट चेंज। ठीक है, बस अपनी रेफरेंस के लिए ऊपर लिख दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आजा, कॉन्सेप्ट वही लगना है। इसका एन फैक्टर इसके मोल्स हैं, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स हैं, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स हैं। आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी। क्या इसका एन फैक्टर 6 है? हाँ सर पता है। क्या इसका एन फैक्टर 1 है? हाँ सर पता है। ठीक है, नहीं सर कैसे 1 कैसे हो गया? अरे यार तू इसको छोड़ दे ना, इसको छोड़ दे, ये छोड़ दे, नॉट चेंज वाले को छोड़ दे, तू इसको देखना -1 से 0 में जा रहा है। क्या एन फैक्टर 1 आया? बिल्कुल। तो फिर इसका एन फैक्टर इसके मोल्स हैं, इसका एन फैक्टर इसके मोल्स हैं। ठीक है, बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 2 पोटेशियम है तो भाई 2 बैलेंस हो गया। 2 क्रोमियम है, लो सर 2 बैलेंस हो गया सर। उसके बाद यहां पर क्लोरीन कितने हो गए? क्लोरीन ये कितने थे? 6 थे ना, 6 लो सर जी बैलेंस हो गए, है ना। 6 क्लोरीन आने थे वो वाले जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। देखो मैंने 6 क्लोरीन कर दिए जिनमें चेंज हो रहा है, सर इनको तो बैलेंस नहीं किया। अरे कर रहा हूं भाई, कर रहा हूं। 2 क्लोरीन जिनमें चेंज नहीं हुआ, 2 क्लोरीन नहीं, 2 नहीं 6 क्लोरीन, 6 क्लोरीन जिनमें चेंज नहीं हुआ। 6 यहां पे 2 यहां पे 8 है, तो ये 8 है। ठीक है भाई, ठीक है। आजा भाई इसको लिख ले अब। सर ऑक्सीजन बैलेंस कर लो। ऑक्सीजन इधर 7 है, इधर 1 है, लो सर 7H2 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस कर दो, हाइड्रोजन इधर हाइड्रोजन 14 है, इधर भी 14 है। ले भाई, क्या अंकित भाई हो गया? अंकित भाई हो गया। 8 और 6 कितने होते हैं? 14 HCl। क्या वही कॉन्सेप्ट लगाया अंकित हमने कि कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा दिया? अगर आप कहेंगे नया कॉन्सेप्ट लगा दिया तब तो कोई बात अलग होगी, कॉन्सेप्ट तो मैंने वही लगाया। बस क्लोरीन HCl को 2 बार लिख लिया, एक बार जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ, एक में ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ, एक में नहीं हुआ, एक में हुआ एक में नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है आदित्य, थैंक यू। सर ऐसा एक और क्वेश्चन करा दीजिए। कोई अच्छा डाउट पूछता है तो बहुत मन करता है यार उसके डाउट में 10 मिनट भी लगा दो, कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चा पढ़ने वाला है। बाकी कोई कुछ भी कह देता, कह रहा है, एक जना अभी कह रहा था सर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें। ऐसे लोगों की भाई सही बात बताऊं तो नो रिवीजन नो सिलेक्शन। +7 -1 -2 +2। क्या ये बात तो क्लियर हो गई? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि Mn का रिडक्शन हो रहा है। Cl 2 प्रकार से है, एक बार ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, एक बार चेंज हो रहा है। सर HCl को फिर 2 बार लिख दो, सर 2 बार लिख दो प्लीज। हाँ 2 बार,
एक बार वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, एक बार वो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। ये वो है जिसमें ON ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उनको यहां पे बैलेंस करना है। ये वो है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का चेंज नहीं हो रहा है, उनको यहां से बैलेंस करना। खत्म, टाटा बाय बाय। कॉन्सेप्ट वही है। जो इसका एन फैक्टर है 5 आएगा, करके देख लेना। इसका एन फैक्टर है 1 आएगा, करके देख लेना। जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं, जो इसका एन फैक्टर है वो इसके मोल्स हैं। गलत कर दिया मैंने कुछ? नहीं, ठीक किया मैंने, बिल्कुल सही। आ जाइए। एक के सर एक एमएन बैलेंस ऑल एटम्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक सर यहां पर 5 क्लोरीन है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो इधर भी 5 आना चाहिए। 5/2 लिखूंगा। हाँ सर 5/2 नहीं सर 5 लिख दो। अरे 10 क्लोरीन हो जाएंगे यार, ऐसे तो 10 क्लोरीन। अगर मैं 5Cl2 लिख दूंगा तो 10 क्लोरीन हो जाएंगे। 5/2 लिखूंगा तब 5 होंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। आइए सर यहां पर 1 Cl जिसका चेंज नहीं हो रहा और 2 Cl जिसका चेंज नहीं हो रहा, तो 3 Cl हो गए। 3 Cl लो जिनका चेंज नहीं, तो ये बैलेंस्ड है। अब ऑक्सीजन देख लो भैया, ऑक्सीजन इधर 4 है, इधर 1 है। लो सर ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन उधर 8 है सर, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, बैलेंस्ड है भैया। लिख लो फिर, इकट्ठे करके इसको लिख लो। लिख लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, लिख लो सर। बट जब भी बैलेंसिंग करते हैं, जब भी बैलेंसिंग करते हैं, कहीं पर भी ऐसा फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं, फ्रैक्शन नहीं लिखते हैं। अच्छा बटा, फिर फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको 2 से, सबको 2 से, 2 से, 2 से, 2 से, सबको 2 से, सबको 2 से, इसको भी 2 से करूंगा तो हट गया। ले भाई, हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस। ठीक है अंकित भाई, ठीक है जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक की तरफ चलते हैं। बच्चा अच्छा होता है तो देखो उसके डाउट पे टाइम भी लगाते हैं। बच्चा ऐसा पूछ रहा है सर एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करा, कोई मतलब नहीं है भाई। इनके ऊपर टाइम बर्बाद करने का मतलब है जिसका सिलेक्शन होना है आप उसका नुकसान कर रहे हैं। आप दोबारा चीजों को पूछ सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता ना आज कोई चीज बढ़ाई और 15वें दिन आपका मन गया, अरे दोबारा बता दो उसको, दोबारा बता दो, दोबारा बता दो ना, वो कोई सेंस ही नहीं है। दैट डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। आज कुछ ना समझ आए आप पूछिए, आज आपका राइट बनता है भाई। 15 दिन बाद कोई राइट नहीं है आपका, रिवीजन है आपकी, आप रिवीजन नहीं करके आए। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मास ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, यही होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्रिस्टल्स रिक्वायर्ड, अच्छा मास पूछा हुआ है, W, वही वेट कह लो, मास कह लो, ये आपसे पूछा हुआ है, पूछा हुआ है। तो ऑक्सीडाइज, किसको ऑक्सीडाइज करना है? 750 ml, सेंटीमीटर क्यूब ml होता है, ऑफ 0.6 मोलर मोर सॉल्ट। सर ये मोर सॉल्ट क्या होता है? ये होता है सर हमें इसका फॉर्मूला नहीं पता, मैं बता रहा हूं, आज मैं बता रहा हूं। अब अगली बार से फिर मत पूछिएगा मुझसे, आज मैं बता रहा हूं, अगली बार से हमसे मत पूछिएगा। ये होता है मोर सॉल्ट। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी बताओ, क्या डाइक्रोमेट आयन एसिडिक मीडियम में, कई जानों ने यह भी डाउट पूछ रखा था मीडियम बेसिक नहीं हो सकता? नहीं हो सकता भाई। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक में नहीं होता, होता तो मैं लिखवाता, न्यूट्रल में नहीं होता, नहीं होता तो मैं लिखवाता। ठीक है, मतलब ये फालतू के क्वेश्चन है बिना सिर पैर के। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में आप बताओ किसके साथ रिएक्ट करता है? फ्यूजन में किसके साथ रिएक्ट करता है? सर सल्फेट आयन के साथ तो रिएक्ट नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। ठीक है, क्या फेरस आयन के साथ करता है? हाँ करता है, फ्यूजन में लिखा हमने, फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, अमोनियम आयन के साथ करता है? अमोनिया नहीं सर, फ्यूजन में कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखने का मतलब यही है इसके साथ नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ यही है तो बहुत सारे आयन, फेरस आयन, सल्फेट आयन, अमोनियम, सिर्फ और सिर्फ फेरस आयन के साथ फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देगा, और खुद तो पता ही है कि Cr3 पॉजिटिव और H2O में कन्वर्ट होगा। लगाओ फिर, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मोर सॉल्ट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में कौन सा ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगेगा? सर वही लगेगा, वही क्या होता था, वेट
अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और सर इधर क्या लगेगा, इधर इधर सर इधर वुमेन लगेगा, कैसे पता चला, वॉल्यूम दे रखी है, मोलैरिटी दे रखी है, वॉल्यूम मोलैरिटी एन फैक्टर, ये मोर सॉल्ट है पोटेशियम में, रखो भाई। क्या हमें वेट निकालना है, वेट कह लो मास कह लो, बात एक ही है। ये इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास 294 है, एन फैक्टर कितना था पोटेशियम डाइक्रोमेट का 6, तो 294 को 6 से डिवाइड करेंगे 49 आता है, 49। वॉल्यूम लीटर में रखनी है पर मिलीलीटर में दे रखी है, मिलीलीटर में, सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर सेम होते हैं। 750 डिवाइडेड बाय 1000। मोलैरिटी कितनी है 0.6। एन फैक्टर कितना होगा, मोर सॉल्ट का, फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, सर एन फैक्टर क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करो, ये 250 के टेबल में 3 पे 4 पे, मास ऑफ K2Cr2O7 कितना आ गया, फिर 49 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 49 इंटू 3/4 इंटू 0.6 कितना हो जाएगा जी, ये हटेगा तो 6/10 हो जाएगा। 2 के टेबल में 2 पे 3 पे 49 3 का कितना होता है 147, 147 3 का कितना होता है 441, सही कर रहा हूँ ना मैं, हाँ सर 441 डिवाइडेड बाय 20। अगर ये 440 होता तो आंसर आ जाता 22 22 22 22 22 22, ये रहा 22.05 22.05 22.0। ठीक है जी, आइए आगे बढ़ते हैं। कंसिडर ए टाइट्रेशन, अच्छा ये अब होमवर्क में करिएगा आप, ये अब होमवर्क में करिए क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है। पर मोल का मतलब होता है 1 मोल, 1 मोल, ये होमवर्क में करिए। वॉल्यूम बताइए ml में पोटेशियम डाइक्रोमेट की जो रिएक्ट कर रही है 0.2288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सालेट, फेरस ऑक्सालेट, फेरस ऑक्सालेट, आराम से आराम से। वॉल्यूम पूछी हुई है एमएल में, किसकी, पोटेशियम डाइक्रोमेट की, किसकी पूछी हुई है, पोटेशियम डाइक्रोमेट की। वॉल्यूम पूछी हुई है, मोलारिटी दे रखी है। जब वो रिएक्ट किसके साथ कर रहा है 0.288 ग्राम ऑफ फेरस ऑक्सालेट। फिर वही लास्ट क्लास पता नहीं आप रिवाइज करके आए हैं कि नहीं आए हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो मेरे हाथ में है मैं वो बता सकता हूं। पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में फेरस ऑक्सालेट के साथ रिएक्ट कर रहा है। फ्यूजन में हमने पढ़ा था ये फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है, ऑक्सालेट आयन को CO2 में कन्वर्ट कर देता है, और खुद पता ही है हमेशा Cr3 पॉजिटिव और H2O में। तो सर दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो, दोनों के ग्राम इक्विवेलेंट सेम कर दो। इसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा सर, वुमेन लगेगा, वुमेन वुमेन वुमेन, वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। और सर इसके लिए कौन सा लगेगा, इधर वही लगेगा। सर आपको कैसे पता, मास दे रखा है ना, मास दे रखा है, मास, तो वेट ऑफ फेरस ऑक्सालेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ फेरस ऑक्सालेट। सर वॉल्यूम ml में रखनी है, अरे कर लेते हैं यार, ये ले वॉल्यूम अगर ml में रखेगा 1000 से डिवाइड कर दियो, ले हो गई लीटर में, हो गई कि नहीं हो गई, हाँ गलती करिए ना, मल्टीप्लाई करोगे सर 1000 से, लीटर को मिलीलीटर में करना। अच्छा मोलारिटी कितनी दे रखी है 0.02। क्या एन फैक्टर पता है हमें, एन फैक्टर पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का एसिडिक मीडियम में 6। फिर वेट दे रखा है, इसका वेट दे रखा है 0.288। फिर इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास कितना होगा Fe का 56 दे रखा है, 2 कार्बन का 24, 56 और 24, 50 यहां कर देता हूं साइड में ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
एक आयरन का 56, 2 कार्बन का 24, 4 कार्बन का 4 ऑक्सीजन का 64, 88 और 56 कितने होते हैं? फिर 144 होते हैं। यही लिखा है मैंने? हाँ 140। सर एन फैक्टर कैसे पता चलेगा? एन फैक्टर मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। पैरिस को पैरिक में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सालेट को कार्बन डाइऑक्साइड में कर रहा है, सर इसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, इसका भी ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो सर क्या हो जाएगा? सर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? जब आयरन वाले का ऑक्सीडेशन, ऑक्सालेट वाले का ऑक्सीडेशन, दोनों का ऑक्सीडेशन होता था तो एन फैक्टर ऐड होते थे। ऐड करवाया मैंने कॉपी में। लो भाई सॉल्व कर लेंगे, अब सॉल्व कर लेंगे कि वो भी मुझे ही करना पड़ेगा? वॉल्यूम निकालनी है एमएल में। 0.288 डिवाइडेड बाई 3, यहां पर 1000 आके डिवाइड हो जाएगा, ये 0.22 भी आ जाएगा और ये 6 भी आ जाएगा। पहले तो अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा और ये 2 हट जाएंगे, यहां पर 3 जीरो थे, यहां पर 2 जीरो थे, वो हट गए, सिर्फ 1 जीरो बच गया। सर 3 के टेबल में ये चला जाएगा 96 पे। और देखो जी सर ये चला जाएगा 16 पे, बहुत बढ़िया। ये चला जाएगा 8 पे, बहुत बढ़िया। 8 डिवाइडेड बाय 10,000 गड़बड़ कर दी क्या? सर 144 लिखिए। हाँ 144 नहीं लिखा ना, 144 डिवाइडेड बाय 3। मैं भी कहूँ कैसे हो गया? 144 डिवाइडेड बाय 3, 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा। मैं दोबारा कर देता हूँ, दोबारा कर देता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, दोबारा कर दें। 0.288 इंटू 3 डिवाइडेड में क्या था? ये 144, फिर 1000, 0.02, फिर आइए सॉल्व कर लेते हैं। फिर पहले तो ये हटाओगे, ये 3 जीरो और ये 2 जीरो कैंसल आउट हो जाएंगे, सिर्फ 10 बच जाएगा। कह रहे हो 144 के टेबल में ये 2 पे चला जाएगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर ये 2 से 2 चला गया, ये भी सही कह रहे हो। 3 के टेबल में ये 2 आ गया, ये भी सही कह रहे हो। क्या सॉल्व करके, क्या सॉल्व करके यही आया, ऊपर 1 और नीचे 20,000, यही है। 50 ml बता रहे हैं बच्चे, मेरा क्यों नहीं आ रहा 50 ml? मेरा क्यों नहीं आ रहा? मैंने क्या गड़बड़ करी है? मेरे ख्याल से डाउट सेक्शन में दिया होगा, कोई गलती हुई होगी तो। 144 कहाँ गया? हाँ वो करेक्ट कर दिया। स्लाइड नंबर 17 समझ नहीं आया। ये कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते, देयर इज नो क्वेश्चन एग्जिस्ट लाइक दिस। दीदी इसमें कराया क्या है जो समझाऊं? ये तो रिवीजन थी लास्ट क्लास की। अच्छा लास्ट क्लास की रिवीजन ही समझ नहीं आई, चलिए तो फिर आपने नहीं करी होगी ना। सब मिक्सअप हो गया। क्या मिक्सअप हो गया? पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस को फेरिक में, स्टेनस को स्टेनिक में, सल्फाइड को सल्फेट में, SO2 को सल्फेट में, H2S को सल्फर में, आयोडाइड को आयोडीन में, ऑक्सालेट को CO2 में और नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, समझ नहीं आई थी? रिपीट, चलिए फिर करते रहेंगे, रिपीट करेंगे। आप पीछे जाके वीडियो दोबारा देख लीजिए, देख लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। ठीक है, हम्म, हाँ सही कह रहे हो। ये वॉल्यूम जो है, सही कह रहे हो, गलती पता चल गई है, गलती पता चल गई, गलती पता चल, गलती पता, आप कुछ चेंज मत करना।
आप कुछ चेंज मत करना, आप कुछ चेंज मत करना। यहां पर वॉल्यूम लीटर में रख लो। क्या वॉल्यूम लीटर में आ गई? 1000 गायब हो गया? क्या 1000 गायब हो गया? क्या आ गई वॉल्यूम लीटर में? लीटर में, लीटर में, लीटर में आ गई 1/20 लीटर। सर हमें एमएल में रखना है। अब करो 1000 से मल्टीप्लाई, अब करो 1000 से मल्टीप्लाई। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं, गलती यही थी सर। 50 ml आ जाएगा, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि जब यहां पर किया था ना ml इंटू 1000, तो तब भी वो लीटर ही रहा था, तब भी वो लीटर ही रहा था। आगे देखिए, पोटेशियम पर मैंगनेट एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कौन से मीडियम में? एसिडिक में भी, बेसिक में भी और न्यूट्रल में भी। अच्छा, तीनों मीडियम में दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज, और खुद क्या होगा? रिड्यूस। देखना सबसे पहले एसिडिक मीडियम में पोटेशियम पर मैंगनेट, ये पर मैंगनेट आयन मैंने लिख लिया। एसिडिक मीडियम में Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और साथ में H2। Mn2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या आएगा? H2O। क्या इसका एन फैक्टर निकालना आता है? सबको निकालना आता है। 5 आएगा, 5। ठीक है सर, ठीक है सर। न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा? न्यूट्रल मीडियम याद रखना, अगर पेपर में क्वेश्चन आया न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम, बात एक ही है। न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम, बात एक ही है। क्या होगा? MnO4 साथ में OH नेगेटिव आयन लिखा होगा तो ये बेसिक है, नहीं लिखा होगा तो न्यूट्रल है। कन्वर्ट किस में होगा? MnO2 में और H2O में। क्या हमें एन फैक्टर निकालना आता है? यस, निकाल के देख लीजिएगा। 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा, 3 आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो मेरे बताने के बावजूद भी कई जाने बच्चे गलत करके आएंगे ही आएंगे, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है ना। 30 साल का एक्सपीरियंस यही बोलते हैं। आप क्लास में चाहे आप गला फाड़ते फाड़ते चिल्लाते रह जाओ, ठीक है, कुछ जाने अपनी ही धुन में होते हैं। वो क्लास, बस वो क्लास मेरी बात सुन रहे हैं, दिमाग के अंदर वो बातें घुस नहीं रही हैं। ठीक है, कारण है दिमाग कहीं और गया हुआ है राइट नाउ। ठीक है, स्ट्रांगली बेसिक मीडियम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में बेसिक मीडियम लिखा होगा यही करना है, न्यूट्रल मीडियम लिखा होगा यही करना है। जब तक वर्ड ये नहीं यूज किया होगा स्ट्रांगली बेसिक, तब तक ये नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। ऑब्वियसली बेसिक है तो OH नेगेटिव आयन तो आएगा ही आएगा। आप एन फैक्टर निकाल के देखिएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, सर हमें तीनों के एन फैक्टर याद ही नहीं रहेंगे सर, याद ही नहीं रहेंगे। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी लाइन बना रखी है, वो ऐसा है कि KMnO4 इज बैन। बैन का मतलब आपको पता ही है, बैन हो जाना। कितने साल के लिए? कितने साल के लिए बैन है? 153 ईयर्स, 153 साल से बैन है। ऐसे बस समझने के लिए, इस बी का समझ मतलब समझ आ गया? यस सर। स्ट्रॉन्गली बेसिक में एन फैक्टर कितना होगा? 1। ए का मतलब है एसिडिक में एन फैक्टर कितना होगा? 5। एन का मतलब है न्यूट्रल मीडियम या बेसिक मीडियम। सर अगर वीकली बेसिक लिखा होगा तब भी यही है, बेसिक लिखा होगा तब भी यही है, स्ट्रांगली बेसिक लिखा होगा तभी आएगा, तभी आएगा एन फैक्टर 1। बहुत बढ़िया सर। सर अब क्या, अब हम इनके बारे में बात कर लें? क्या अब इनके बारे में हम बात कर लें? लास्ट लाइन है बस, फिर उसके बाद क्वेश्चन 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 खेलने लगे हैं। KMnO4 एसिडिक मीडियम,
यहां पर इंडिकेटर सेल्फ इंडिकेटर होता है। पहली बात बताओ, सेल्फ इंडिकेटर का मतलब समझ आया? सेल्फ इंडिकेटर का मतलब समझ आया? हाँ सर, खुद ही अपना रंग बदल देगा, खुद ही अपना रंग बदल लेगा, आपको बाहर से इंडिकेटर डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अरे एन फैक्टर 5 है, हाँ तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन लिखे हैं। और हमेशा कन्वर्ट होगा Mn2 पॉजिटिव वाटर में, खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। सर किन को ऑक्सीडाइज करेगा? बेटा फ्यूजन को। टाइम पास करके इन सबको लिखना पड़ेगा क्या कि इसका मतलब है फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करेगा, टेनस को टैनिक में कन्वर्ट करेगा, ये तो पता चल चुके होंगे, सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, SO2 को भी सल्फेट में कन्वर्ट करेगा, H2S को S में कन्वर्ट करेगा, आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करेगा, ऑक्सालेट को CO2 में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। सर इन सब के एन फैक्टर भी आपने बता दिए थे, इन सब के एन फैक्टर आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो। इसका 1 2 2 2 2 1 2 2। कुछ जाने कह रहे हैं लैग आ गया था, लैग में ये बताने वाली कोई बात थी नहीं, ऑलरेडी मैंने बता रखी है ये बात, ऑलरेडी ये बात बता रखी है। डन 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 डन। सर इसके ऊपर क्वेश्चन करा दीजिए, आइए करते हैं। कितने मोल ऑक्सालेट आयन के लगेंगे जो ऑक्सीडाइज होंगे 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव? सर जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम पर मैंगनेट के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट, जितने ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम पर मैंगनेट के उतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सालेट आयन के। सर इसके ग्राम इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा? मैन मोल्स इंटू एन फैक्टर 5। इसके मोल्स पूछे हुए हैं, क्या इसका ऑक्सालेट आयन का एन फैक्टर 2 था? यस सर। क्या आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाई 2 2.5, 5 डिवाइडेड बाई 2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। सी सी। और करेंगे और करेंगे। आपसे एन की वैल्यू पूछी हुई है यहां, ठीक है। एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। सर सीधी तरह बोलो ना कि यहां पर एन फैक्टर पूछा हुआ है, बिल्कुल। पोटेशियम पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर कितना होता था? सर 5 होता था। सर प्रूफ करके दिखा दोगे 5 होता था? चलो भाई प्रूफ करके दिखा देते हैं, आ जाओ। वैसे तो आपको एन फैक्टर निकालना आता है, ऐसे कम से कम 20-25 क्वेश्चन हो चुके होंगे, पर फिर भी अगर आप कहते हैं तो मैं करके दिखा देता हूं। एम एन यहां पर +7 में है, यहां पर +2 में। एम एन के कितने एटम्स हैं? यहां पर 1। बॉड में पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, आ गया 5। क्या आ गया 5? आ गया 5। करिए, खुद करिए ये क्वेश्चन, आंसर बताइए इसका।
कितने मोल लगेंगे KMnO4 के जो रिएक्ट करेगा 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन। सल्फाइट आयन यही था, आज लिखवाया मैंने। फिर भाई इसके मोल्स पूछे हुए हैं, ग्राम इक्विवेलेंट में फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोल्स, और इसका एन फैक्टर कितना था 5। रिएक्ट किसके साथ कर रहा है 1 मोल ऑफ सल्फाइट आयन, इसके भी क्या मोल्स ऑफ KMnO4 यही आ गए 2 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मैं रिपीट कर देता हूं अगर लैग आ गया था तो। मोल्स ऑफ KMnO4 पूछे हुए हैं तो उसके लिए फॉर्मूला लगा मैन का, मोल्स इंटू एन फैक्टर। यहां पर भी मोल्स दे रखे हैं तो मैन लगेगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये सल्फाइट आयन का एन फैक्टर है, ये KMnO4 का, ऑब्वियसली ये KMnO4 के मोल्स हैं, सल्फाइट आयन के मोल्स हैं। ठीक है जी, इसी कारण मैंने रिपीट कर दिया बेटा। 80% बच्चों का सही है जी। अगला क्वेश्चन करिए। इक्विवेलेंट मास MnSO4 का हाफ ऑफ इट्स मोलर मास होगा। अच्छा, जब ये किस में कन्वर्ट होगा, ओके ओके ओके, इक्विवेलेंट मास मोलर मास का हाफ होगा, हाफ जब MnSO4 किस में कन्वर्ट होगा। क्या आप सबको पता है इक्विवेलेंट मास मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर होता है, यस। तो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है MnSO4 से क्या बनाओगे कि एन फैक्टर 2 आएगा। आओ भाई बना के देख लेते हैं। MnSO4 से Mn2O3 बनाने पर एन फैक्टर फाइंड आउट करो, MnO2 बनाने पर एन फैक्टर फाइंड आउट करो, MnO4 नेगेटिव बनाने पर एन फैक्टर फाइंड आउट करो, और MnO4 2 नेगेटिव बनाने पर एन, जहां पर एन फैक्टर 2 आएगा, जहां पर एन फैक्टर 2 आएगा, 2 वही हमारा आंसर है। सर ये +2 से +3 में गया, एन फैक्टर 1 मॉड ऑफ 2 - 3, सर 1 आया, +2 से +4 में गया, एन फैक्टर कितने आइटम्स हैं यहां पर Mn के 1 मॉड ऑफ 2 - 4, सर 2 आया 2। सर यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर। पर फिर भी बाकी 2 ऑप्शन भी करके दिखा देता हूं। एन फैक्टर कैसे निकालूंगा, Mn के कितने आइटम्स हैं 1 मॉड ऑफ 2 -7, सर 5 आएगा, 5 यहां पर भी एन फैक्टर Mn के 1 एटम है, 2 यहां पर 6 आएगा, 2 - 6 4 आएगा, 4 आंसर तो यहां पर एन फैक्टर 2, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक, एटी 86% बच्चों का सही है। अब 3-4 क्वेश्चन है तो आप होमवर्क में करेंगे, एक बात। दूसरी बात, सर आपने हमें एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस कराई हैं, ये देखो एसिडिक, ये फ्यूजन शो करता है, एसिडिक में करता है, ना बेसिक में करता है ना न्यूट्रल में करता है, वो हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। सिर्फ एक बता देता हूं, एक बता देता हूं, ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, ये कुछ क्वेश्चन होमवर्क में, KMnO4 इन न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, बात एक ही, बात एक ही है। KMnO4 चाहे न्यूट्रल में हो या बेसिक में हो, ये आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है, आयोडीन में नहीं, आयोडीन में नहीं, आयोडेट में कन्वर्ट करता है, आयोडेट में। सर इसका एन फैक्टर, अरे निकालना तो था अभी, 3 आएगा। इसका एन फैक्टर निकाल के देख लेना चाहे, 6 आएगा, 6। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, आयोडीन इज ए वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगी, खुद क्या होगी, रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन की बात कर रहा हूं। एन फैक्टर कितना आएगा, सर 2 आएगा। ये ऑक्सीडाइज करेगा स्टार्स को,
याद है 9th 10th में न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ी होगी आपने। न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्स में होती थी, तो मैंने वहीं से रिलेट किया हुआ है। फ्यूजन कहां पे होती है? स्टार्स में। सल्फाइड को ये सल्फेट में कन्वर्ट कर देगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस टी वाला पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेपर में अगर आयोडीन पे क्वेश्चन आएगा तो इसी पे आएगा, इसी पे ज्यादा चांसेस, इसी पे। ये है थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देगा। थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में, थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देगा। थायोसल्फेट को टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट कर देगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा आयोडीन पे तो इस थायोसल्फेट पे पूछे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आर्सेनाइट को आर्सीनेट में कन्वर्ट कर देगा। आर्सीनाइट को आर्सीनेट में कन्वर्ट कर देगा। सर हमें आर्सीनाइट नहीं पता, बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता है। एंड द लास्ट वन इज दैट इज टैनस को टैनिक में। ये कह रहा है एन फैक्टर 1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 होगा भाई। मैं करके भी दिखा देता हूं तो कहता है तो टैनस को टैनिक में तो कहता है, तो मैं प्रूफ भी करके दिखा देता हूं कि एन फैक्टर 2 कैसे आएगा। इसका एन फैक्टर आना है 2 1 2 2। कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, कैलकुलेट भी। अच्छा हाँ, अब एक बच्चे ने ये पूछा कि यहां पर एन फैक्टर 2 की जगह 1 आएगा। अरे भाई कैसी बातें कर। आयोडीन के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर, 2 आ गया। 2 यही बोला था मैंने भी, 2 ही बोला था भाई। ठीक है, क्लियर है? चलिए चलिए चलिए, टेस्ट लेंगे बट पहले टॉपिक खत्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, वॉल्यूम बताइए 1 मोलर आयोडीन का जो रिएक्ट करेगा 5 मोल ऑफ हाइपो के साथ। देख लो हाइपो है क्या? सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट आयोडीन के उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट हाइपो के। बताओ भाई इसका क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। मोलैरिटी दे रखी है तो सर वुमेन लगेगा, वुमेन वॉल्यूम इंटू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। सर इसका मोल्स दे रखा है, मोल्स, तो सर इधर मैन लगेगा, मोल्स इंटू एन फैक्टर। रखो भाई, वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है। मोलैरिटी कितनी दे रखी है? 1। एन फैक्टर कितना था आयोडीन का? 2। मोल्स कितने दे रखे हैं? 5। एन फैक्टर कितना था? 1। क्या वॉल्यूम आ गई है? 0.5 लीटर। एन फैक्टर इसका 1 आएगा जब सोडियम थायोसल्फेट से टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होगा। सर मैं नहीं मानता आपकी बात कि थायोसल्फेट से टेट्राथायोनेट में कन्वर्ट होगा तो एन फैक्टर 1 आएगा। माननी तो पड़ेगी उस्ताद तुझे, क्योंकि मैं तो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, रटा तो मैं रहा नहीं। इसमें निकाला था एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर 2 आया था, इसमें निकाला था 2.5 आया था। सर कैसे आया था? कॉपी देख लो, अपनी कॉपी देख लो, पता चल जाएगा। सल्फर के कितने एटम्स हैं यहां पर? 2 मॉड। पहले वाला ऑक्सीडेशन नंबर माइनस बाद वाला ऑक्सीडेशन नंबर। आ गया कि नहीं 1? आ गया कि नहीं 1? मैंने उनकी तसल्ली के लिए करा दिया जिनको लगेगा कि एन फैक्टर रटवा रहे हैं। रटवा नहीं रहे हैं भाई, कॉन्सेप्ट है, हर चीज करवाई हुई है। लास्ट है आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। ध्यान से सुनना, आयोडो में आयोडाइड आयन एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। एन फैक्टर है इसका 1। सर ये किन को रिड्यूस करेगा? अरे आज ही तो पढ़ा यार, आज ही तो पढ़ा, नहीं पढ़ा आज? पोटेशियम पर मैंगनेट एसिडिक मीडियम में
आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता था, और खुद किस में कन्वर्ट होता था सर, Mn2 पॉजिटिव और H2O में। आज ही तो पढ़ा, आज ही सर। ऐसे तो फिर हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी पढ़ा था कि पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता था, Cr3 पॉजिटिव और H2O। सर कोई नया एग्जाम्पल भी करा दो, ये तो ऑलरेडी करे हुए थे हमने, ऑलरेडी करे हुए थे। ये लो, ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देता है, ओजोन को O2 में कन्वर्ट कर देता है। इसका एन फैक्टर पता है 5 है ना? चाहो तो किसी का कैलकुलेट भी कर सकते हो, ना पता हो तो। आइए, सबसे पहले लेंगे आप लोगों का टेस्ट। 5 क्वेश्चन मैंने बोले थे, कहां से कहां, लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 3 ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के। पहला क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी दीजिए। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बाइसल्फेट आयन। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ऐसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। चलिए करिए, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए आंसर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए बाइसल्फेट आयन में। एक बाइसल्फाइड आयन, एक बाइसल्फेट। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता कैसे क्या होते थे, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन निकाल लो, वो निकालने आते हैं। एक हाइड्रोजन में 1 है, एक सल्फर में 16 है, और 4 ऑक्सीजन में 8। सर ये तो नंबर ऑफ प्रोटॉन आया, इसका मतलब क्या है सर, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, तो बस एक ऐड कर देना। कौन सी बड़ी, 32 + 16 48 49, और सर ये 50 हो जाएगा, 50। पहले क्वेश्चन का आंसर है 50 50 50 50। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का सही है। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड RAM ऑफ CO2। कार्बन ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन ऐसे। बताइए भाई, RAM बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का। जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। RAM बताइए। सर आपने क्वेश्चन गलत पूछा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्वेश्चन गलत पूछा। क्वेश्चन होना चाहिए था RMM बताइए। अरे मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है ना, तो रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होगा ना, एटॉमिक थोड़ा होगा। बिल्कुल सही है, जिसने ये बात पकड़ ली बहुत सही है। जल्दी बताइए, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 8, 2 का 16, तो 28 आ जाएगा। 28 28 इज 28 नहीं, 44। शाबाश। 16 इंटू 2, 8 इंटू 2 नहीं, 44। एब्सोल्युटली राइट। बट 44 के आगे कुछ मत लगा, मत देना, यू मत लिख देना, कहीं ग्राम मत लिख देना, वो गड़बड़ हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन बताइए, थर्ड। फाइंड AAM ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, बताइए भाई। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास। फिर जितना RAM आएगा उसके आगे U लगा दो या AMU लगा दो, ये है सर। नहीं ग्राम में बताना, ग्राम में तो वैल्यू रख दो, वैल्यू रख दो। 1U कितना होता है सर, इतना होता है, इतना होता है, तो लिख दो फिर 31 इंटू 1.67। ये आंसर भी सही है। अगर U की जगह AMU लिखा होता वो भी सही है, डाल्टन लिखा होता वो भी सही है, ये भी सही है। चारों ही आंसर सही है, चाहे ये लिखा होता, चाहे ये लिखा होता, चाहे ये लिखा, मतलब कि चारों आंसर सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, वो आपके ऊपर है। DA का मतलब है डाल्टन।
ये था तीसरा क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट, which has more neutron than proton? न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। आंसर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। बताइए जल्दी जल्दी। न्यूट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। आइए प्रोटॉन लिखते हैं और इधर न्यूट्रॉन लिखते हैं। सर प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर होता है, वो तो सबका ही वन है क्योंकि सभी हाइड्रोजन ही है। सर न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, फिर 0 आएगा। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर 1 आएगा। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, सर 2 आएगा। सर देखो इसमें न्यूट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन कम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 87% बच्चों का सही है। विच, या ऐसा करते हैं, कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? पहला मड प्लस वाटर, ए बोल देता हूं, इसे बी बोल देता हूं। सैंड प्लस वाटर, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद है सारे सॉल्यूशन। शुगर प्लस वाटर, चौथा ऑल ऑफ दिस। कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है? सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद है, सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करने के बाद पूछा, बाद। मडी वाटर आपको पता ही है, जिसमें मड होती है, कीचड़ होता है ना, वो ऑब्वियसली होमोजीनियस नहीं होता क्योंकि कहीं पे ज्यादा होगी, कहीं पर। सैंड और वाटर, ये भी ऐसा ही है, सैंड नीचे बैठ जाती है, ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस है। ये है सर, शुगर और वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो शुगर पूरे सॉल्यूशन में होती है, ऐसा नहीं कि शुगर नीचे होगी ऊपर नहीं होगी, पूरी तरह मिक्स होने के बाद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 93% बच्चों का सही है। आपका टेस्ट जो है वो टेस्ट नंबर 2 कल होगा। आप रिवाइज करके आएंगे लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर 5 ऑफ चैप्टर 1, ठीक है। ये मैंने मेरे ख्याल से लास्ट क्लास में बताया था आपको। 12 ईयर के चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अलग अलग भी हैं और इकट्ठा भी है, ठीक है। आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आज की क्लास उन क्लासेस में से एक जब नेटवर्क ने थोड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट किया, बट आई बिलीव वी स्टक टिल टू द एंड। वो ज्यादा मैटर करता है हम लोगों को, क्योंकि एंड तक टिके रहना ही बहुत बड़ी बात है। कई जाने ऐसे होंगे बीच में चाहे 15 सेकंड के लिए लैग आया होगा, क्लास छोड़ के भाग गए होंगे, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। भाई हम मजे नहीं लेने आए हैं, हम लोग सिलेक्शन लेने, या तो मजे ले लो या सिलेक्शन ले लो। अगर कहीं पे बीच में लैग हुआ है, आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि मैं वहां पर रिपीट करूं उस बात को, ताकि यार बच्चे को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कल से शुरुआत करेंगे हम एक नए चैप्टर की जिसका नाम है सॉल्यूशंस, ठीक है। वेलकम वेलकम वेलकम, ठीक है। थैंक यू so much to each and every one of you. Today's class is very 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 close to my heart. रीजन मैंने आपको बताया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए हम सब लोग टिके रहे, वही मैटर करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल माय मगरमच्छ, है ना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।